श्री राम ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, कौन सा? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का एक संक्षिप्त परिचय ये है कि ट्रांसफार्मर एक स्थिर युक्ति है। कौन सी युक्ति है? स्थिर युक्ति। स्थिर युक्ति मतलब इसमें कोई भी चलायमान पुर्जा नहीं होता है। ये एक स्थिर युक्ति है, यानी इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर को एक स्थिर युक्ति कहा गया है। इसका कार्य क्या है? ये काम क्या करता है ट्रांसफार्मर? तो ट्रांसफार्मर जो होता है ये ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में भेजने का काम करता है। क्या करता है? ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ। अब जैसे कैसे, मान लो अपने ग्रिड से लाइन आ रही है। ठीक है, ग्रिड से आ रही है, ग्रिड से आई अपने कहाँ पे? मान लो अपने यहाँ कोई चौराहे पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर में ग्रिड से सप्लाई है। अब जो चौराहे पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ, इस ट्रांसफार्मर ने क्या करा? ठीक है, इस ऊर्जा को अपने घरों के लिए स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, आपने देखा होगा कि हर एक चौराहे पे एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है और उसके बाद ही क्या किया जाता है कि अलग अलग घरों पे सप्लाई दी जाती है। तो ये क्या हो रहा है? एक परिपथ तो जो ग्रिड से आ रहा है वो, और दूसरा परिपथ कौन सा हो गया? जो अपने घरों पे जा रहा है। कौन सा हो गया? जो घरों पे जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। साथ साथ ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वोल्टेज को क्या करता है? ये वोल्टेज को क्या करता है? घटाता है। क्या करता है? घटाता है। और क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? ये वोल्टेज को घटाता है और बढ़ाता है। क्या करता है ट्रांसफार्मर? वोल्टेज को घटाता है और बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और क्या कार्य है इसके ट्रांसफार्मर के? अब जब वोल्टेज को घटाता है तो ट्रांसफार्मर को हम क्या कहेंगे? अब जब वोल्टेज घटा रहा है, क्या कर रहा है? वोल्टेज कम हो रहा है। तो वोल्टेज जब ट्रांसफार्मर घटाता है तो उस स्थिति में ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं अपन स्टेप डाउन। कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं? स्टेप डाउन। और हिंदी में इसको कहा जाता है अपचयन। कौन सा ट्रांसफार्मर कहा जाता है? अपचयन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और जब ये वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है। तो ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? वोल्टेज को जब बढ़ाता है तो ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? स्टेप अप। क्या कहा जाता है? स्टेप अप। ठीक है, और हिंदी में इसको कहा जाता है उच्चाई। कौन सा? उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये कहा जाता है। अब बात आती है कि कई लोगों के मन में ये दिमाग में भ्रांति फैली हुई है कि ट्रांसफार्मर DC पे भी कार्य करता है या AC को DC में बदलता है। तो ये गलत है। क्या ये गलत है? ट्रांसफार्मर केवल AC करंट पे कार्य करता है। काय पे कार्य करता है? AC करंट पर और AC वोल्टेज पर ही कार्य करता है। काय पे? AC करंट और AC वोल्टेज पर ही कार्य करता है। ट्रांसफार्मर कभी भी DC पर नहीं करता है। ठीक है, इसका कारण हम आगे जानेंगे कि ये AC पर ही क्यों कार्य करता है और DC पर ही क्यों कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो आज हम अपने दिमाग से उस चीज़ को डिलीट कर देंगे जो हमने अभी तक जान रखी है कि भाई ट्रांसफार्मर AC को DC में बदलता है। तो ये गलत है। ट्रांसफार्मर कभी भी AC को DC में नहीं बदलता है। अब हम ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, यानी ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जिस सिद्धांत पे ये कार्य करता है उसको हम कहते हैं कार्य सिद्धांत। ठीक है, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। तो ट्रांसफार्मर किस कार्य सिद्धांत पे कार्य करता है?
तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। काय पे कार्य करता है? अन्योन प्रेरण। कौन सा प्रेरण? अन्योन प्रेरण। ये हमने मैग्नेट जब पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि अन्योन प्रेरण क्या होता है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि अन्योन प्रेरण होता क्या है। ठीक है, अन्योन प्रेरण क्या होता है? देखो, अन्योन प्रेरण क्या होता है कि जब किसी कुंडली के अंदर क्या करते हैं अपन? करंट प्रवाह करते हैं। मान लो मैंने ये एक कुंडली है, इस कुंडली के अंदर धारा का प्रवाह कर रहे हैं। अब जैसे हम इस कुंडली के अंदर धारा का प्रवाह करते हैं तो ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक क्षेत्र बना लेता है। क्या बना लेता है? एक चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसके चारों तरफ ये क्या बन गया? एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अब क्या होता है कि हम इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई अन्य चालक लाए। मान लो मैंने एक और कुंडली को इसके पास में इस क्षेत्र में लेके आया, इस कुंडली से टच नहीं किया मैंने, इसके पास में लाया। तो जैसे ही मैं इसके पास लाता हूँ, दूर करता हूँ, लाता हूँ, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? EMF। क्या उत्पन्न हो जाता है? EMF। ठीक है, तो इसके कारण इस कोइल में क्या हो जाता है? EMF। तो EMF के कारण इसमें करंट और वोल्टेज जनरेट हो जाता है। ठीक है, EMF का अर्थ ही होता है विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल जब कुंडली में उत्पन्न होता है तो उसके कारण उस कुंडली के अंदर धारा और वोल्टेज प्रवाह होने लगते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर डीसी पे क्यों नहीं कार्य करता है। तो डीसी पे इसलिए नहीं कार्य करता है क्योंकि अन्योन प्रेरण का जो गुण है वो काय में होता है? AC करंट में होता है। कैसी में? AC में। ठीक है, क्योंकि उसमें आवृत्ति भी होती है। क्या होती है? आवृत्ति। ठीक है, DC में क्या होता है? DC में म्यूचुअल इंडक्शन का गुण नहीं होता है क्योंकि इसमें आवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, आवृत्ति नहीं होती है। अब बात आती है एक और, यहाँ से हम आवृत्ति से संबंधित बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर में कभी भी आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, केवल क्या बदलता है? वोल्टेज। क्या बदलता है? वोल्टेज बदल जाएगा, करंट बदल जाएगा, ऊर्जा या शक्ति आपकी बदल जाएगी, लेकिन उस परिपथ की क्या नहीं बदलेगी? आवृत्ति। तो ट्रांसफार्मर आवृत्ति को नहीं बदलता है। एक चीज़ ये आप नोट ध्यान रखना, तो ट्रांसफार्मर भले करंट बदल लेगा, वोल्टेज बदल देगा, शक्ति बदल देगा, लेकिन आवृत्ति को कभी भी नहीं बदलेगा। अब चूँकि आपको पता चली गया कि भाई ट्रांसफार्मर डीसी पे क्यों नहीं कार्य करता है, तो कारण क्या है? क्योंकि डीसी पर म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया नहीं हो पाती, अन्योन प्रेरण की क्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि यदि हम कुंडली को डीसी करंट देते हैं या ट्रांसफार्मर की कुंडली में डीसी सप्लाई देते हैं तो वो लगातार गर्म होगा और गर्म होकर क्या हो जाएगी? उसकी वाइंडिंग को जला देगा, जिसके कारण ट्रांसफार्मर डीसी पर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसलिए हमें ट्रांसफार्मर को कभी भी डीसी करंट का उपयोग नहीं करना चाहिए। और एक और चीज़ जो हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी थी कि ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में बदलता है, तो ये गलत है। ट्रांसफार्मर कभी भी एसी को डीसी में नहीं बदलता है। ट्रांसफार्मर केवल क्या करता है? वोल्टेज को घटाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है, शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। यह ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। अब हम आगे बात करते हैं ट्रांसफार्मर की संरचना। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अन्योन प्रेरण क्या होता है? तो अन्योन प्रेरण ये होता है कि जब हम एक कुंडली में एसी करंट प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जब उस चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई भी चालक रखते हैं तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब यहाँ पर एक चालक दूसरे चालक से कभी भी स्पर्श नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
जो है ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। ठीक है, अब बात आती है ट्रांसफार्मर की संरचना। तो ट्रांसफार्मर की संरचना के अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहले होती है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, ये हो रही है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, और इसको कहते हैं हम सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको हम S से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्राइमरी यानी मुख्य वाइंडिंग, सेकेंडरी यानी सहायक वाइंडिंग। ठीक है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं प्राथमिक कुंडली, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, प्राथमिक भी कह सकते हैं, और इसको द्वितीयक भी कह सकते हैं। हिंदी में इनको प्राथमिक और द्वितीयक के नाम से जाना जाता है। ये हमारी कहलाती कोर, क्या कहलाती है, जो दूसरा भाग आता है हमारा कोर। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोर। ये लेमिनेटेड होती है, क्या होती है, कोर लेमिनेटेड होती है। ठीक है, और पतली पतली पट्टियों को, ये देखो आपको यहाँ डायग्राम में रेखाएं दिख रही है, इन रेखाओं का अर्थ है कि पतली पतली पत्तियाँ हैं, इन पत्तियों को एक साथ मिलाकर क्या बनाई गई है, कोर बनाई गई है। ठीक है, और ये जो कोर होती है, ये कोर जो इसकी जो मोटाई होती है इन पत्तियों की, एक पत्ती की जो मोटाई होती है वो 0.3 से, ठीक है, या 0.5 से 0.35 से 0.35 mm, क्या होती है, 0.5 से 0.35 mm रखी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगली, तो कंटेनर। तीसरा भाग क्या आता है, पहला भाग हो गया वाइंडिंग, दूसरा हो गया लेमिनेटेड कोर। ये जो कोर दिख रही है ये लेमिनेटेड होती है, ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की बनी होती हैं, पतली पतली पत्तियों को आपस में स्टैंपिंग करके बनाया जाता है। इसका कारण यह है कि इससे एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सकता है। लेमिनेटेड कोर बनाने का कारण क्या है कि एडी करंट, कौन सा करंट, एडी करंट, इसको हिंदी में हम कहते हैं भंवर धारा हानि। ठीक है, एडी करंट को कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर कोर को पतली बनाएंगे तो एडी करंट को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। तीसरा होता है कंटेनर। आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसफार्मर के बाहर एक डब्बा जैसा लगा, डब्बे में ये पूरा सिस्टम क्या रहता है, बंद रहता है, तो उसको कहते हैं हम कंटेनर, क्या कहते हैं, कंटेनर। और चौथा भाग होता है टर्मिनल, क्या होता है, टर्मिनल। अब जैसे ये इनपुट टर्मिनल, ये क्या हो गए, आउटपुट टर्मिनल, इस प्रकार से इनको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल कहेंगे। यह तो हो गया ट्रांसफार्मर की संरचना। अब हम आते हैं ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली। ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं एक ट्रांसफार्मर है, ठीक, इस ट्रांसफार्मर में ये हमारी कोर हो गई है, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, दो तरह की वाइंडिंग हो गई है। ठीक है, अब जब ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, तो जब हम क्या करते हैं कि यहाँ से प्राइमरी वाइंडिंग में करंट प्रवाह करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था कि जब अपन प्राइमरी साइड में करंट फ्लो करते हैं, क्या करते हैं, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जब भी अपन किसी भी कुंडली के अंदर एसी करंट प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय फील्ड पैदा हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय फील्ड पैदा हो जाता है, तो ये चुंबकीय फील्ड क्या होता है, चुंबकीय धारा बनाता है, यानी बल रेखाएं। तो ये बल रेखाएं क्या करती है, इस कोर में चलने लगती है। ठीक है, इस तरह से इस कोर में जब जाती है, तो कोर में जब जाती है तो सेकेंडरी साइड पे हमने एक चालक कुंडली कर रखा है, मतलब इलेक्ट्रिकल, मतलब किसी भी रूप से ये चालक और ये चालक आपस में जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, केवल ये इस कोर के पर एक इंसुलेशन पेपर लगाकर इधर भी वाइंडिंग कर रखी है और इधर भी हमने क्या कर रखा, वाइंडिंग कर रखी है। ठीक,
अब क्या होता है कि जब हम इसमें AC करंट प्रवाह करते हैं तो AC करंट प्रवाह करने के फलस्वरूप जब हम इसमें AC करंट प्रवाह करते हैं तो इसमें चुंबकीय फील्ड पैदा हो जाता है, यानी चुंबकीय चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो बल रेखाएं भी बननी है। तो ये बल रेखाएं इस क्रोड में क्या करती है, क्योंकि बल रेखाओं को जाने के लिए मार्ग चाहिए, चलने के लिए मार्ग चाहिए, तो ये बल रेखाएं इस क्रोड में चलने लगती हैं। तो जब ये बल रेखाएं इस क्रोड में चलती है तो जिसके कारण क्या होता है, ये बल रेखाएं दूसरी साइड पर हमने एक कुंडली आरोपित लपेट रखी है, इस कुंडली को क्या करती है, काटती है, मतलब इसमें से होकर गुजरती है। तो जैसे इसको ये बल रेखाएं इनको काटते हुए गुजरती हैं तो क्या होता है कि इसमें EMF पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है, EMF पैदा हो जाता है। अब क्या हुआ कि ना तो हमने इसको इस कुंडली से जोड़ रखा है और ना इस कुंडली को इलेक्ट्रिकल रूप से इस कुंडली से जोड़ रखा, लेकिन हमने इधर करंट प्रवाह दिया और इधर भी हमको क्या मिल गया, करंट मिल गया। क्या मिल गया, करंट मिल गया। तो ये किसके कारण हुआ, तो हमने पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण के कारण। ठीक है, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है, अन्योन्य प्रेरण। काय पे कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण पे। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र इधर से गुजरता है तो ये बल रेखाओं को काटता है और इसमें EMF पैदा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक थोड़ी सी मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि यहाँ पर बल रेखाएं गति कर रही है। क्या कर रही है, बल रेखाएं गति कर रही हैं। कभी भी EMF पैदा करने के लिए, किसी भी चीज़ में करंट पैदा करने के लिए दो में से एक चीज़ हमेशा रोटेट होना ज़रूरी है। या तो आपका चालक घूमना चाहिए, ठीक है, या आपका चुंबकीय क्षेत्र घूमना चाहिए, तो ही उस कंडक्टर के अंदर क्या पैदा होगा, करंट पैदा होगा। ठीक है, अब हमने शुरू में बात करी थी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो स्थिर युक्ति है, उसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है। तो वास्तविकता में हमारी जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है, एक स्थिर युक्ति है, इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है। लेकिन जब अपन इसमें AC करंट पैदा करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं गति करती हैं। अब ये क्या, कोर में गति कर रही हैं। ठीक है, बल रेखाएं गति कर रही है, इधर है, ये इस चालक को काट रही है, तो चालक को काटने पर क्या पैदा हुआ, EMF पैदा हो गया। ठीक है, मतलब इधर भी करंट बनने लगा। तो हमने इधर करंट दिया, इधर भी हमें करंट मिलने लगा। ना तो ये कुंडली जुड़ी हुई इससे और ना ये कुंडली इससे जुड़ी हुई, तो फिर भी करंट आ रहा है। मतलब ये जो क्रिया हुई, इस क्रिया को हमने नाम दिया क्या, अन्योन्य प्रेरण। किस नाम से जानेंगे हम इसे, अन्योन्य प्रेरण। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मरों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण। ठीक है, ऐसे तो बहुत प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, तो हम इनका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम आउटपुट के आधार पर पढ़ेंगे। काय के आधार पर, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक होता हमारा स्टेप अप यानी उच्च ट्रांसफार्मर, और एक होता हमारा स्टेप डाउन यानी अपचय ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में जान लें कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी उच्च ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज, ये हमारा इनपुट साइड यानी प्राइमरी साइड, ये हमारी सेकेंडरी साइड, ये आयरन कोर वही सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को मिलाकर बनाई गई। ठीक है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जब हम ये क्या करता है कि जब इनपुट, ये हमारा इनपुट, ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट। तो जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज या करंट को, इनपुट वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, क्या करता है, इनपुट वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, वो ट्रांसफार्मर हमारा क्या कहलाता है, उच्च ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब ये वोल्टेज को कैसे बढ़ाता है,
तो इसमें खासियत ये होती है कि जो सेकेंडरी के टर्न होते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं, तो जो सेकेंडरी के टर्न हैं यहाँ पे देखो, प्राइमरी के टर्न 1 2 3 4 5 6 ये, बाकी सेकेंडरी के टर्न गिनेंगे तो बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 कई अधिक है। तो जब प्राइमरी के टर्न सेकेंडरी से ज़्यादा, मतलब प्राइमरी के जो टर्न हैं वो सेकेंडरी से कम होते हैं, किससे कम होते हैं? सेकेंडरी से। या हम ऐसा कह सकते हैं कि सेकेंडरी के जो टर्न है वो प्राइमरी से जब ज़्यादा होते हैं तो वो ट्रांसफार्मर हमारा क्या कहलाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। मतलब ये क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है। अब वोल्टेज को कैसे बढ़ाता है? तो मैंने बताया कि इसमें क्या घूमन होती है, कोर में फ्लक्स चलता है। अब ये फ्लक्स जितने ज़्यादा चालकों को काटेगा उतना ही ज़्यादा क्या पैदा होगा? ईएमएफ, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वोल्टेज बढ़ेगा। जब ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगा तो वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। अब मान लो अपन यहाँ पे दे रहे हैं 230 वोल्ट, कितना दे रहे हैं? 230। अब इसने बढ़ाकर इसको कितना कर दिया? 110 केवी। ये कितने केवी था? 6 to 20 केवी था, लेकिन इसने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 410 केवी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब एक तरह से हम छोटी सी इकाई में मान लो हमने 230 वोल्ट दिया और इधर हमको कितना मिल गया? 400 वोल्ट मिल गया। मतलब वोल्ट क्या हो गया? बढ़ गया है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर हमारा क्या कहलाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम होती है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या अधिक होती है। ऐसा ट्रांसफार्मर हमारा क्या कहलाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी के टर्नों की संख्या अधिक होती है सेकेंडरी के टर्नों से, ठीक है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर हमारा क्या कहलाता है? स्टेप डाउन। कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? स्टेप डाउन, ठीक है। इसमें देखो टर्नों की संख्या कम है, यानी टर्नों की संख्या कम है तो ये कम क्या करेगा? कम बल रेखाओं को काटेगा। अब कम बल रेखाओं को काटेगा तो ईएमएफ भी क्या होगा? कम पैदा होगा। तो ईएमएफ कम पैदा होगा तो वोल्टेज भी कम बनेगा। इसलिए इस ट्रांसफार्मर को क्या नाम दिया गया? स्टेप अप। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि प्राइमरी के वोल्टेज को कम करना, प्राइमरी के वोल्टेज को कम करना, यानी प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज है उसको कम करके सेकेंडरी साइड में उस वोल्टेज को कम करने को ही हम क्या कहते हैं? स्टेप डाउन, यानी वोल्टेज को घटाना, ठीक है। मान लो अपनों ने यहाँ पे 400 वोल्ट दिया, अब सेकेंडरी तरफ हमें 230 वोल्ट प्राप्त हुआ, तो ये क्या हो गया? वोल्टेज को घटा दिया हमने। तो ऐसा ट्रांसफार्मर हमारा क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या अपचायक ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। और अपचायक ट्रांसफार्मर में हमारे जो सेकेंडरी साइड होती है उसमें टर्नों की संख्या हमेशा प्राइमरी से कम होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काय के आधार पे ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज के आधार पे ट्रांसफार्मर को वर्गीकरण। ये दो प्रकार के हुए, स्टेप अप और स्टेप डाउन। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। कल हम ट्रांसफार्मर के और भी वर्गीकरण पढ़ेंगे, जैसे कोर के आधार पर कोर के आधार पर पढ़ेंगे हम, आउटपुट टर्मिनल के आधार पर पढ़ेंगे, फेज़ों के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम अगले वीडियो में आगे के ट्रांसफार्मर के और भी वर्गीकरण पढ़ेंगे।